हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी पिंडम को, जो कि 2023 में रिलीज़ हुई थी। मूवी का कॉन्सेप्ट प्रॉपर सुपरनैचुरल है, जो मूवी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें शुक्लापेट नाम के एक गांव में अनम्मा नाम की एक तांत्रिक को दिखाया जाता है, जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं। वहां अनम्मा को एक आदमी ने बुलाया था जिसकी बेटी पर एक आत्मा का साया था। तभी वहां लोकनाथ नाम का एक आदमी आता है जिसको एक प्रोफेसर ने भेजा था, जो कि अनम्मा के काम पर रिसर्च करना चाहता था। अनम्मा उसको अपने साथ आने की इजाज़त दे देती हैं। अनम्मा और लोकनाथ उस आदमी के घर में जाते हैं जिसने अनम्मा को बुलाया था। अनम्मा घर में सूखे पौधे और उस आदमी के पिता की एक फ़ोटो देखती हैं। अनम्मा उस आदमी की बेटी के पास जाती हैं और उससे स्कूल जाने के बारे में पूछती हैं। वह लड़की अनम्मा को बताती है कि मैं स्कूल नहीं जाती, घर पर ही किताबों को पढ़ती हूँ। तभी उस लड़की के पिता अनम्मा को बताते हैं कि हम 2 दिन पहले ही यूएस से आए हैं, क्योंकि मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और मेरी बेटी को तो यहाँ की भाषा भी नहीं आती। यह सुनकर अनम्मा चौंक जाती हैं। तभी उस घर में रखी सभी चीज़ें अपने आप गिरने लगती हैं और उस आदमी के पिता की फ़ोटो भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। अनम्मा लोकनाथ को घर से बाहर जाने के लिए कहती हैं। अनम्मा उस आदमी के पिता सत्यनारायण राजू का नाम लेकर पूछती हैं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन वह आत्मा गुस्से में कुछ भी नहीं बोलती। अनम्मा उस आदमी से पूछती है कि क्या तुमने अपने पिता का अंतिम संस्कार खुद नहीं किया था, तो वह आदमी बताता है कि मैं यूएसए से नहीं आ पाया था। तब अनम्मा उससे अपने पिता के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने के लिए और उन्हें उनकी पसंद की कोई चीज़ खिलाने के लिए बोलती हैं, जिससे उसके पिता की आत्मा शांत हो जाती है और लड़की का शरीर छोड़ देती है। सीन कट होता है जहां हमें लोकनाथ और अनम्मा को कार में दिखाया जाता है और लोकनाथ अनम्मा से पूछता है कि उस घर में क्या हुआ था। अनम्मा लोकनाथ को बताती हैं कि उस लड़की के अंदर उसके दादाजी की आत्मा थी, जिसको मैंने मुक्ति दिला दी। वहीं अनम्मा के घर पर लोकनाथ अनम्मा से उनके जीवन के मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केस के बारे में पूछता है। तब अनम्मा उसे बताती हैं कि एक बार मेरा सामना एक ऐसी शक्ति से हुआ था जो कि इस दुनिया में जन्म नहीं ले पाई थी, और मैं उस केस को कभी नहीं भूल सकती। और अनम्मा लोकनाथ को उस केस की पूरी कहानी सुनाती हैं। और यहाँ से हमें फ्लैशबैक में 1990 में शुक्लापेट गांव में एक घर को दिखाया जाता है जिसे एंथनी नाम के एक आदमी ने खरीदा था, जो कि पास के ही गांव में एक राइस मिल में अकाउंटेंट का काम करता था। एंथनी के परिवार में उसकी माँ सुरम्मा, उसकी गर्भवती पत्नी मैरी और उसकी 2 बेटियों सोफ़ी और तारा को दिखाया जाता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी तारा बोल और सुन नहीं सकती, केवल इशारों की भाषा ही समझती है। एंथोनी घर के ब्रोकर को बताता है कि यह घर मैंने मेरी माँ के कहने पर लिया है, जो कि यह चाहती है कि मेरे पिता का जन्म मेरे बेटे के रूप में इसी घर में हो। तभी एंथनी को घर में एक सील्ड कमरा दिखता है और एंथनी उसे तुरंत खुलवाने के लिए कहता है। ब्रोकर वह रूम खुलवा देता है जिसमें पुराने मालिक का सामान रखा था। रात के समय एंथनी की मां मैरी से कहती है कि इस बार घर में लड़का ही पैदा होगा। यहाँ तक कि खाने की टेबल पर एंथनी की मां एंथनी से कहती है कि इस बार घर में लड़का ही होगा, जिस पर एंथनी अपनी मां को बार बार ऐसा ना कहने के लिए बोलता है। तारा अपने रूम में सोने जा रही थी, तभी उसे उसी बंद कमरे में रखे एक डब्बे से अजीब सी आवाज़ आती है। यह बात बड़ी अजीब थी क्योंकि तारा तो जन्म से बहरी थी और वह डर कर अपने रूम में भाग जाती है। आधी रात में सोफी को अपने कमरे में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो बोल रही थी कि उठ जाओ, हम खेलते हैं। जिसको सुनकर सोफी काफ़ी डर जाती है और आईने की ओर देखती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे तारा वह सब कुछ बोल रही है। वह तारा को जगाती है और पूछती है कि क्या तुम बोल रही थी। तब तारा साइन लैंग्वेज में कहती है कि मैं कैसे बोल सकती हूँ, और सोफी और तारा सो जाते हैं। अगले दिन एंथनी मैरी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और मैरी डॉक्टर से पूछती है कि क्या आप बता सकती हो कि मुझे लड़का होगा या लड़की, और डॉक्टर इस बात से साफ इनकार कर देती है। एंथनी मैरी से पूछता है कि तुमने डॉक्टर से ऐसा क्यों कहा। मैरी एंथनी से नाराज़ होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी माँ से तंग आ चुकी हूँ, जो हर घड़ी बस एक ही बात कहती है कि लड़का होगा। घर पहुंचकर मैरी तारा के हाथ पर चोट के निशान देखती है और उससे पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। तारा साइन लैंग्वेज में बताती है कि पता नहीं। तभी सभी को घर में कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और एंथनी जाकर देखता है कि जीसस क्राइस्ट की तस्वीर नीचे गिर गई है।
सभी वहां आ जाते हैं और सारी फोटोज नीचे गिर जाती हैं। एंथनी की मां एंथनी के पिता की टूटी हुई तस्वीर उठाती है और कहती है कि शायद तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं। चूंकि तारा स्कूल नहीं जाती थी तो मैरी उसे ड्राइंग करने के लिए ऊपर भेज देती है। मैरी एंथनी से कहती है कि सभी तस्वीरों का एक साथ गिरना एक अपशकुन है। तारा स्टोर रूम में बैठकर ड्राइंग कर रही थी और हम एक आत्मा को देख पाते हैं जो तारा को पजेस कर लेती है और तारा उसी कुर्सी पर बैठकर जोर जोर से कुर्सी को हिलाने लगती है। लेकिन तभी मैरी वहां आकर तारा को ऐसा करने के लिए डांटती है और उस कमरे से बाहर लेकर आती है। दूसरी ओर राइस मिल में एंथनी का मालिक उससे सभी वर्कर्स का हिसाब करके उन्हें नौकरी से निकालने के लिए कहता है, क्योंकि इनकम टैक्स की रेड के कारण उसे 6 महीने में मिल को बंद करना होगा। वह एंथनी को 2 महीने की मोहलत देता है जिससे वह नई नौकरी ढूंढ ले। रात के समय एंथनी मील को बंद करके घर के लिए निकलता है, लेकिन स्कूटर खराब होने के कारण उसे पैदल ही जाना पड़ता है। रास्ते में एंथनी को थोड़ा डर लगता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है। एंथनी उस आदमी से उसके साथ चलने के लिए कहता है। वह आदमी भी वहीं जा रहा था जहां एंथनी का घर था। घर के पास पहुंचकर जब एंथनी उस आदमी को अपना घर दिखाता है तो वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। एंथनी थोड़ा डर जाता है और जल्दी से अपने घर के बाहर कुएं पर जाकर हाथ पैर धोने लगता है, लेकिन तभी एंथनी को वह आदमी कुएं के पास दिखाई पड़ता है और गायब हो जाता है। एंथनी बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने घर में जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। सोरम्मा एंथनी को उसके पिता का एक लॉकेट पहनने के लिए देती हैं और उससे कहती है कि शायद तुम्हें वहम हुआ है, वह आदमी वहाँ से चला गया होगा और तुमने उसे जाते हुए नहीं देखा होगा। रात को सोते समय एंथनी को फिर से उसी आदमी का ड्रीम आता है और हमें सोफ़ी के रूम में किसी लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ती है जो सोफ़ी को पुकार रही थी कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तभी सोफ़ी डर कर जाग जाती है। सोफ़ी को अंधेरी की ओर से आवाज़ आ रही थी। जब सोफ़ी वहाँ देखती है तो पाती है कि तारा वहाँ खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही थी और सोफ़ी की चीख निकल जाती है, जिसको सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं। एंथनी सोफ़ी से पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। सोफ़ी उसे बताती है कि तारा अंधेरे में कुछ बड़बड़ा रही थी। मैरी उससे कहती है कि ये कैसे हो सकता है, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बहन बोल और सुन नहीं सकती। सोनम्मा एंथनी से कहती है कि बच्ची ने सपना देखा होगा और वह बच्चों को सुलाने की बात कहती है। अगले दिन घर में सोफ़ी और तारा को कारपेंटर के पास एक लड़की दिखाई देती है जो उन्हें एक नया खेल सिखाने की बात कहती है। सोफ़ी उससे कहती है रुको मैं तुम्हारे भैया से पूछकर आती हूँ। सोफ़ी कारपेंटर से पूछती है कि क्या हम तुम्हारी बहन के साथ ऊपर जाकर खेल सकते हैं। कारपेंटर को सोफ़ी की बात समझ नहीं आती, लेकिन वह उन्हें जाकर खेलने के लिए कहता है। मैरी ऊपर स्टोर रूम में जाकर देखती है कि सोफ़ी और तारा एक नया खेल खेल रही थीं। वे मैरी को बताती हैं कि हमें यह खेल कारपेंटर की बहन ने सिखाया है जो अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे चली गई। मैरी कारपेंटर को शरबत के 3 गिलास देकर कहती है कि ऊपर जाकर 2 गिलास मेरी बेटियों को दे देना और 1 गिलास में से तुम और तुम्हारी बहन शरबत पी लेना। कारपेंटर को मैरी की पूरी बात समझ ही नहीं आती। रात को किसी आवाज़ से एंथनी की नींद खुल जाती है और वह चेक करने के लिए नीचे आता है और खिड़की से बाहर देखता है कि तारा कुएं पर बैठकर रस्सी खींच रही है। वह उसे रोकने बाहर आता है तो उसे घर की बालकनी से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वह जब देखता है तो वहाँ एक औरत और 4 लड़कियों के भूत खड़े थे। एंथनी जब दोबारा वहाँ देखता है तो वे वहाँ से गायब हो जाते हैं और कुएं पर से तारा भी गायब थी। एंथनी कुएं में झांककर देखता है कि कहीं तारा उसमें तो नहीं गिर गई, लेकिन कोई एंथनी को कुएं में धक्का दे देता है। अगली सुबह मैरी एंथनी को घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। तभी मैरी को बाहर से एंथनी की आवाज़ आती है और वह आवाज़ कुएं से आ रही थी। मैरी सुरम्मा को पुकारती है और कुछ आदमियों की मदद से एंथनी को बाहर निकाला जाता है। मैरी एंथनी से पूछती है कि आप रात को कुएं के पास क्यों गए थे। एंथनी सारी बात मैरी को बताता है और कहता है कि शायद कोई बुरी शक्ति हमें परेशान कर रही है। तभी राइस मिल से एंथनी के मालिक का फ़ोन आता है और एंथनी रात को घर देर से आने की बात कहकर चला जाता है। रात में हम तारा को कारपेंटर की बहन के साथ देख पाते हैं। सोफ़ी उस लड़की से पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तारा सोफ़ी से साइन लैंग्वेज में कहती है कि हम दोनों बाहर खेलने जा रहे हैं। क्योंकि सोफ़ी होमवर्क कर रही थी तो वह उनके साथ नहीं जाती और वह लड़की तारा को अपने साथ घर से दूर ले जाती है। मैरी सोफ़ी से पूछती है कि तारा कहाँ है, तो सोफ़ी उसे बताती है कि वह कारपेंटर की बहन के साथ बाहर खेलने के लिए गई है। मैरी सोफ़ी को डांटती है कि तुमने इतनी रात में तारा को बाहर क्यों जाने दिया।
मैरी तारा को खोजने अकेले ही बाहर आ जाती है। तभी रास्ते में अनम्मा को तारा अकेले सड़क पर भटकते हुए मिल जाती है। अनम्मा तारा से उसका नाम पूछती हैं, लेकिन तारा कुछ नहीं बोलती। तब अनम्मा तारा के सिर पर हाथ रखती है और यह जान लेती है कि यह लड़की बोल नहीं सकती। अनम्मा साइन लैंग्वेज में उससे उसकी माँ के बारे में पूछती हैं और तारा को उसके घर छोड़ने जाने लगती हैं। दूसरी ओर मैरी कारपेंटर के घर जाकर उससे उसकी बहन के बारे में पूछती है। तब कारपेंटर बताता है कि मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। मैरी उससे कहती है कि 2 दिन पहले तुम और तुम्हारी बहन मेरे घर आए थे। कारपेंटर बताता है कि उस दिन बच्चों ने और आपने मेरी बहन क्यों कहा, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरी तो कोई बहन है ही नहीं। मैरी को चिंता होती है कि तारा किसके साथ बाहर गई है। मैरी तारा को सड़कों पर खोजने लगती है। तभी तारा को उसकी माँ दिख जाती है और अनम्मा उन दोनों को उनके घर छोड़ने आती हैं, लेकिन उन्हें घर में कुछ अजीब महसूस होता है और वह वहाँ से चली जाती हैं। उसी रात में अचानक सुरम्मा की आंख खुल जाती है और उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। सुरम्मा ऊपर जाकर स्टोर रूम के बाहर से उन आवाज़ों को सुनती हैं तो उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वह डर कर एंथनी को जगाती हैं और बताती है कि स्टोर रूम से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। एंथनी जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लाइट चली जाती है। एंथनी स्टोर रूम में जाता है, लेकिन मैरी और सुरम्मा उसे अंदर जाने से रोकती हैं। तभी हम एंथनी के पीछे एक आत्मा को देख पाते हैं। एंथनी डर जाता है और बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और स्टोर रूम में एक औरत की आत्मा एंथनी पर अटैक कर देती है और एंथनी बेहोश हो जाता है। अगली सुबह ब्रोकर एक पुलिस वाले को लेकर एंथनी के घर आता है, जिसको मैरी ने मदद के लिए बुलाया था। वे दोनों एंथनी को स्टोर रूम में से बाहर निकालते हैं, जो कि बेहोश हो गया था। पुलिस वाला एंथनी की बातों पर यकीन नहीं करता और कोई परेशानी होने पर बताने के लिए कहकर चला जाता है। एंथनी ब्रोकर पर अपना गुस्सा निकालता है और कहता है, जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे यह घर क्यों बेचा। ब्रोकर कुछ दिनों की मोहलत मांगता है और अनम्मा नाम की एक तांत्रिक का नंबर देकर उनसे मदद मांगने को कहकर चला जाता है। एंथनी अनम्मा को फ़ोन करके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई फ़ोन नहीं उठाता और एंथनी हमें परेशान नज़र आता है। एंथनी रात को घर पहुंचता है और कहता है कि हम सुबह ही राइस मिल के पास एक नए घर में शिफ्ट होंगे, इसलिए सामान इकट्ठा करना शुरू करो। लेकिन तभी मैरी अचानक गिर जाती है और एंथनी मैरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है। तभी हॉस्पिटल में सुरम्मा का फ़ोन आता है और वह एंथनी से कहती है कि तुम मैरी का ध्यान रखना और मैं यहाँ दोनों बच्चियों को संभाल लूँगी। वह ये भी बताती है कि तुम्हारे लिए किसी अनम्मा नाम की औरत का फ़ोन आया था, तो मैंने उसे बता दिया कि तुम हॉस्पिटल में हो। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में फिर से फ़ोन आता है और इस बार यह फ़ोन अनम्मा का था, जो एंथनी को बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ और तुम वो घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने आऊँगी, तब तक तुम उसी घर में रहो। एंथनी कहता है कि मैं वह घर सुबह ही छोड़कर चला जाऊँगा, देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। अनम्मा कहती है कि वह घर तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में एंथनी के घर से फ़ोन आता है और सोफ़ी एंथनी को बताती है कि आप जल्दी से घर आ जाइए, क्योंकि दादी की डेथ हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुरम्मा के फ्यूनरल को दिखाया जाता है। मैरी एंथनी से कहती है कि माँ जी की मौत के लिए वह घर ही जिम्मेदार है। तभी वहाँ अनम्मा आ जाती हैं, जिनको देखकर मैरी कहती है कि मैं इन्हें पहले से जानती हूँ, उस दिन इन्होंने ही तारा को ढूंढने में मेरी मदद की थी। रात के समय अनम्मा एंथनी के घर जाती है और मैरी उन्हें वह जगह दिखाती है जहाँ भगवान की सभी फ़ोटोज़ नीचे गिर गई थीं। तभी अनम्मा की नज़र वहीं कॉर्नर में लगी एक फ़ोटो पर जाती है और वे पूछती हैं कि वो फ़ोटो किसकी है। मैरी बताती है, मैंने तो यह फ़ोटो पहली बार देखी है, शायद घर की पुरानी मालकिन की होगी। अनम्मा एंथनी को बताती है कि इस घर में ज़रूर कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है यह जानने से कोई शक्ति मुझे रोक रही है। अनम्मा बताती है कि आप सभी की बातों से मुझे यह पता चला है कि आपके परिवार को एक शक्ति नहीं बल्कि कई शक्तियाँ परेशान कर रही हैं। मैरी अनम्मा से कहती है कि मुझे मेरे परिवार और बच्चों के लिए बहुत डर लग रहा है। अनम्मा कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनम्मा को तारा के हाथों पर लगी चोट के निशान दिखाई देते हैं और वह सोच में पड़ जाती हैं, लेकिन तभी उन्हें पीछे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनम्मा वहां जाकर देखती हैं तो उन्हें बाहर बरगद का एक पेड़ दिखाई पड़ता है।
अनम्मा बरगद के पेड़ के पास जाती हैं और जैसे ही वह उस पेड़ को छूती हैं उन्हें कुछ विजन्स दिखाई पड़ते हैं। साथ ही उन्हें वहाँ दो बच्चियों की आत्माएं दिखाई देती हैं जो वहाँ बैठकर खेल रही थीं। अनम्मा घर में आकर एंथनी को बताती हैं कि उस पेड़ से मुझे पता चला है कि 60 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था जिसमें 4 बच्चियां थीं और समय के साथ वह परिवार पता नहीं क्यों नर्क में बदल गया और सभी बड़ी बेरहमी से मारे गए। तभी अचानक एक आत्मा अनम्मा को रोक देती है। अनम्मा को वह आत्मा अपने पीछे आईने में दिखाई देती है और पास रखे टेलीफोन की वायर अनम्मा का गला घोंटकर उन्हें मारने की कोशिश करती है। एंथनी अनम्मा को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह आत्मा एंथनी को हवा में उछालकर दूर फेंक देती है। अनम्मा बड़ी मुश्किल से दीवार पर लगे क्रॉस की हेल्प से उस आत्मा को कंट्रोल करती हैं और अपनी जान बचाती हैं। अनम्मा एंथनी के परिवार से कहती हैं कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा वरना सभी की जान को खतरा हो सकता है। अनम्मा उनसे कहती हैं कि मैं इस आत्मा को रोकने का तरीका खोजकर अमावस्या से पहले वापस ज़रूर आऊँगी। अनम्मा जाने से पहले उनसे कहती हैं कि अपनी छोटी बेटी का ध्यान रखना और अनम्मा वहाँ से चली जाती हैं। अनम्मा उन आत्माओं को रोकने के लिए सभी संभव तरीके खोज रही थीं और अपनी मदद के लिए कुछ लोगों के पास जाती हैं। वह उन आत्माओं को रोकने के लिए इस्लाम, ईसाई और हिंदू तीनों रिलीजन की हेल्प लेती हैं। अनम्मा ध्यान करती हैं और उन्हें उस रात के विजन्स दिखाई देते हैं जब एंथनी की मां दोनों बच्चियों के साथ घर पर बिल्कुल अकेली थीं। सुरम्मा रात में दोनों बच्चियों को देखने जाती हैं कि वे ठीक हैं या नहीं। सुरम्मा डरते हुए ऊपर जाने लगती हैं। चूंकि सुरम्मा ने अपना चश्मा नहीं पहना था तो उन्हें साफ साफ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही सुरम्मा थोड़ा नज़दीक पहुंचती हैं तो उन्हें एक प्रेत आत्मा दिखाई देती है जिसको देखकर सुरम्मा बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वह प्रेत आत्मा सुरम्मा को सीढ़ियों से धक्का देकर ख़त्म कर देती है। और इस प्रकार अनम्मा यह जान जाती हैं कि एंथनी की मां की मौत कैसे हुई थी। उधर एंथनी घर में कारपेंटर से स्टोर रूम को सील करने के लिए कहता है लेकिन कारपेंटर स्टोर रूम को सील करने से पहले एक बॉक्स एंथनी को देता है और स्टोर रूम को सील कर देता है। तभी अनम्मा अपनी टीम के साथ एंथनी के घर पहुंच जाती हैं। अनम्मा एंथनी को अपने साथ आए लोगों के बारे में बताती हैं जिनमें सबसे छोटा आर्या था जिसके सेंसेस बहुत ही पावरफुल थे। दूसरे का नाम सोहेल था जो बहुत ही शक्तिशाली था और किसी चीज़ से भी बिल्कुल नहीं डरता था। और तीसरे का नाम जीके था जो 16 भाषाएं जानता था। अनम्मा एंथनी से कहती हैं कि तुम डरो नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के समय अनम्मा की टीम के लोगों को बरगद के पेड़ पर एक कंकाल मिलता है जो देखने में किसी बच्चे का लग रहा था। अगले दिन अनम्मा अपनी टीम के साथ घर के बाहर थीं और वहीं दोनों बच्चियां खेल रही थीं। तभी अचानक तारा कहीं चली जाती है। सोफी उसका पीछा करती है। सोफी को एंथनी देख लेता है और सभी तारा को ढूंढने लगते हैं। एंथनी को तारा पजेज स्टेट में एक पेड़ के चक्कर लगाते हुए मिलती है। एंथनी उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन अनम्मा उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं और अपनी टीम के एक मेंबर को तारा का ध्यान रखने के लिए कहती हैं। अनम्मा उस कंकाल को पेड़ से उतरवाती हैं और बताती हैं कि यह कंकाल एक छोटी बच्ची का है जिसको उसके पिता ने मारने की कोशिश की और यह बच्ची यहाँ पेड़ पर आकर छिप गई और घायल होने के कारण मारी गई। रात के समय आर्या अनम्मा को आकर बताता है कि तारा घूमते घूमते गिरकर बेहोश हो गई है और वे सभी तारा को घर में लेकर आते हैं और अनम्मा घर के सभी खिड़की दरवाज़ों को बंद करवा देती हैं। अनम्मा तारा को टेबल पर लेटाती हैं और अपनी टीम से कहती हैं कि आज रात हमें परमात्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को इस घर से दूर भगाना है और इस परिवार को बचाना है। वह कहती हैं कि हमारे पास सिर्फ एक रात का समय है। आज रात ना कोई सोएगा ना किसी बाहर वाले से बात करेगा। वे आत्माएं हमें किसी और रूप में भी दिखाई दे सकती हैं। अनम्मा जेके को पूरे घर में पवित्र जल का छिड़काव करने के लिए कहती हैं और सोहेल को अभिमंत्रित कीले देकर एक रस्सी तारा के चारों ओर बांधने के लिए कहती हैं। जेके घर में पवित्र जल छिड़कने लगता है और सोहेल तारा के चारों ओर एक अभिमंत्रित रस्सी बांध देता है। जेके तारा का एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और तभी घर की सारी लाइटें फ्लिकर होकर बंद हो जाती हैं और वे लोग पूरे हॉल में लालटेन जलाकर एग्जॉर्सिज्म दोबारा शुरू करते हैं। जेके लगातार प्रेयर्स कर रहा था। तभी तारा जाग जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मम्मा मुझे भूख लगी है। यह सुनकर मैरी और एंथनी चौंक जाते हैं क्योंकि तारा बोल नहीं सकती थी। अनम्मा उनसे कहती है कि यह तारा नहीं बल्कि उसके अंदर की आत्मा बोल रही है। जेके लगातार प्रेयर्स पढ़ रहा था। तभी तारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और स्टोर रूम से बहुत ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आने लगती है जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। इसी बीच अनम्मा आर्या की मदद से पूजा घर के कोने में लगी उस औरत की फ़ोटो लेकर आती हैं।
तभी अचानक तारा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और स्टोर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। तारा हवा में लेविटेट करने लगती है और जेके बेहोश हो जाता है। वे आत्माएं तारा को स्टोर रूम में खींच लेती हैं। वे सभी तारा को बचाने स्टोर रूम में जाते हैं, लेकिन तारा वहां नहीं थी। स्टोर रूम में अनम्मा को एक बेसमेंट मिलता है जिसमें 4 बच्चों की आत्माएं उन्हें हॉन्ट करती हैं। वहीं उन्हें एक बक्से में 4 कंकाल मिलते हैं जिनको छूकर अनम्मा को विजन्स आते हैं और हमें इस घर में 1930 में हुई घटना के बारे में पता चलता है कि कैसे नायडू नाम के एक आदमी ने बेटे की चाह में अपनी गर्भवती पत्नी के पेट में ही बच्चे को मार डाला और अपनी 4 बेटियों को भी क्रूरता से खत्म कर दिया और उसी अजन्मे बच्चे को दाई ने घर के बाहर दफना दिया। उसी बक्से के पास अनम्मा को तारा भी मिल जाती है। अनम्मा तारा और उस बक्से को बाहर लेकर आ जाती है। जीके अनम्मा से कहता है कि तारा पर मेरे मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। अनम्मा कहती है कि इस घर में सभी पर हमला हुआ है। वह मैरी से पूछती है कि तुम पर किस तरह से हमला हुआ। तब मैरी बताती है कि मुझ पर एक बार भी हमला नहीं हुआ। तब अनम्मा को सब कुछ समझ में आ जाता है और वह बताती है कि 60 साल पहले जिस अजन्मे बच्चे की हत्या हुई थी वही मैरी के बच्चे की भी रक्षा कर रहा है और मैरी के बच्चे के जन्म के बाद वह शक्ति मैरी के बच्चे को अपने वश में कर लेगी और वही शक्ति तारा के शरीर में भी है। अनम्मा मैरी से उस अजन्मे बच्चे की मौत के लिए एक पिंडदान पूजा करवाती है जो कि सुबह तक चलेगी। वहीं अनम्मा एंथोनी और सोहेल से कहती है कि तुम दोनों को वह बक्सा और उस माँ और उन बच्चियों के ज़रूरी सामान को जलाना होगा जिससे उन आत्माओं को मुक्ति मिल सके। अनम्मा उनसे कहती है कि तुम्हारे इस काम में वह आत्माएं बाधा डालेंगी, लेकिन तुम्हें उनकी आंखों में नहीं देखना है। एंथोनी और सोहेल सामान को जलाने बाहर आते हैं। तभी नायडू की आत्मा एंथोनी को अपनी आंखों में देखने के लिए कहती है, लेकिन एंथोनी उसकी बात ना मानकर सामान को जला देता है और चला जाता है। लेकिन नायडू की आत्मा सोहेल को उकसाकर पजिस कर लेती है और सोहेल घर में जाकर तारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनम्मा अपने लॉकेट और मंत्रों की शक्ति से नायडू की आत्मा को सोहेल के शरीर से बाहर कर देती हैं। तभी पूजा पूरी होती है और तारा जाग जाती है। वह परिवार उन सभी की जान बचाने के लिए अनम्मा को धन्यवाद देता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लोकनाथ अनम्मा से कहता है कि आखिरकार आपने उस परिवार को नायडू से बचा ही लिया। तभी अनम्मा के लिए एक फ़ोन आता है कि कोई मुसीबत में है। लोकनाथ भी अनम्मा के साथ उस घर में जाता है और कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। अनम्मा कुछ देर वहीं रुकने का फैसला करती हैं और हम देख पाते हैं कि वह अपना बैग और लॉकेट कार में ही भूल गई हैं। और तभी हम लोकनाथ के रूप में नायडू की आत्मा को अनम्मा के पास देख पाते हैं और यहीं इस मूवी का अंत होता है।